घर या संपत्ति खरीदना या बेचना भारत में कई लोगों के लिए धोखाधड़ी और संपत्ति घोटालों की बढ़ती संख्या के कारण चिंता का कारण बन गया है। जब घर खरीदने या बेचने की बात आती है तो एक लिखित दस्तावेज रखना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो विक्रेता और खरीदार के बीच लेन देन को परिभाषित करता है। हालांकि कई प्रकार के संपत्ति दस्तावेज हैं, एक विक्रेता और खरीदार के बीच सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेज सेल डीड है। सेल डीड के बारे में पूर्ण जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कंपनी 360 के द्वारा। तो बिना किसी रुकावट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेल डीड एक दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप से मूल्य, नियमों और शर्तों को सूचीबद्ध करता है, जिस पर दोनों पक्ष संपत्ति की बिक्री के लिए एक समझौते पर पहुंचे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर जमीन का सेल डीड तैयार किया जाता है, क्योंकि बिक्री के कामों को पूरा करने के लिए हर राज्य के पास स्टैम्प पेपर का एक अलग मूल्य होता है। संपत्ति खरीदने या बेचने का लेन देन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक खरीदार और विक्रेता कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में सेल डीड पर हस्ताक्षर ना करें। पंजीकरण अधिनियम 1908 द्वारा शासित सेल डीड भारत में संपत्ति बेचने या खरीदने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब हम देखेंगे कि एक सेल डीड में क्या क्या होना चाहिए। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि सेल डीड लेन देन के साथ शामिल पक्षों के विवरण के साथ शुरू होना चाहिए। इसमें लेन देन में शामिल पार्टियों यानी खरीदार और विक्रेता के नाम, उम्र और पते दर्ज होने चाहिए ताकि यह वैलिड हो सके। दोनों पक्षों को हस्ताक्षर करना चाहिए और प्रामाणिक इरादे से काम को अंजाम देना चाहिए। सेल डीड में आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति का उचित विवरण या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप बांद्रा में 3 BHK फ्लैट खरीद रहे हैं तो सेल डीड में कुल भूखंड क्षेत्र, आइडेंटिफिकेशन नंबर, निर्माण का विवरण, सटीक स्थान और परिवेश होना चाहिए। संपत्ति के सही स्थान को परिभाषित करने के लिए संपत्ति अनुसूची को सेल डीड में शामिल करना चाहिए। सेल्स एग्रीमेंट तब तैयार किया जाता है जब आप अपने नए अपार्टमेंट के लिए बुकिंग राशि का भुगतान करते हैं। इस समझौते में कहा गया है कि विक्रेता के साथ साथ खरीदार दोनों समझौते की शर्तों और शर्तों को पारस्परिक रूप से तय करेंगे ताकि यह दोनों पक्षों के अधिकार को प्रभावित न करे। बिक्री के समझौते में शामिल सभी नियम और शर्तों को दोनों पक्षों द्वारा अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। सेल्स एग्रीमेंट सेल डीड के पहले बनता है। आगे आता है क्लॉज ऑफ सेल कंसिडरेशन या बिक्री विचार का खंड। खरीदार और विक्रेता के बीच सहमत राशि को बिक्री पर विचार खंड में शामिल किया जाना चाहिए। यह वह राशि है जो खरीदार सेल डीड निष्पादन के दौरान विक्रेता को भुगतान करने के लिए सहमत होता है। विक्रय राशि को डीड पर स्पष्ट रूप से बताना चाहिए क्योंकि इस पर सहमति हुई थी। उसके बाद आता है अग्रिम भुगतान और भुगतान मोड। यदि आपने फ्लैट की बुकिंग के लिए बिल्डर या विक्रेता को अग्रिम भुगतान किया है तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से सेल डीड में किया जाना चाहिए। देय शेष राशि भी दस्तावेज में लिखी जानी चाहिए। वह मोड जिसके द्वारा आप राशि का भुगतान करेंगे, चेक, नगद या डीडी का उल्लेख विक्रेता की सहमति के साथ फॉर्म में स्वीकार करने के लिए किया जाना चाहिए। आगे आता है पासिंग ऑफ द टाइटल। सेल डीड में उल्लेख होना चाहिए कि संपत्ति का हक खरीदार को कब पारित किया जाएगा। शीर्षक हस्तांतरण के लिए विक्रेता को एक समय सीमा दी जानी चाहिए। एक बार शीर्षक स्थानांतरित हो जाने के बाद सभी संबंधित अधिकार खरीदार पर पारित हो जाएंगे। उसके बाद पोजेशन डिलीवरी या कब्जे का वितरण। सेल डीड में दिए गए खंड में यह जानकारी होनी चाहिए कि पंजीकरण के पूरा होने के बाद संपत्ति का कब्जा विक्रेता द्वारा खरीदार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सेल डीड में कब्जे की वितरण की वास्तविक तारीख होनी चाहिए। उसके बाद आता है इंडेमनिटी प्रोविजन या क्षतिपूर्ति का प्रावधान। यह ज़्यादातर पूर्ण विक्रय संपत्ति के मामले में लागू होता है। खंड में कहा गया है कि विक्रेता को सभी वैधानिक शुल्क जैसे बिजली बिल, संपत्ति कर, पानी का बिल, रखरखाव शुल्क और सोसाइटी शुल्क
और सेल डीड निष्पादन से पहले अन्य सभी देय राशि को साफ करना चाहिए। यदि मूल खरीदार द्वारा संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन लिया गया था तो विक्रेता को ऋण चुकाना होगा और बैंक से कागजात वापस लेने होंगे। एक जागरूक खरीदार के रूप में आपको सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार कार्यालय से एनकम्बरेंस की स्थिति की जांच करनी चाहिए। आगे है डिफ़ॉल्ट खंड या डिफ़ॉल्ट क्लॉज। बिक्री समझौतों में आदर्श रूप से एक खंड होना चाहिए कि अगर खरीदार या विक्रेता की ओर से कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो पार्टी डिफ़ॉल्ट करने वाले को गैर अपमानजनक पक्ष को जुर्माना देना होगा ताकि सेल डीड का निष्पादन प्रभावित न हो। एक बार सेल डीड तैयार हो जाने के बाद दोनों पक्षों के 2 गवाहों द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। गवाहों को अपनी पूर्ण पते, हस्ताक्षर और नाम प्रदान करने होंगे। क्रेता और विक्रेता के हस्ताक्षर हर पृष्ठ में मौजूद होने चाहिए। सेल डीड के एडवांटेज या लाभ। प्रोटेक्ट्स द पार्टीज। डीड खरीदार और विक्रेता दोनों के अधिकार की रक्षा करता है। एक विशिष्ट, अच्छी तरह से तैयार किए गए डीड अस्पष्टता से बचेंगे और कानूनी जोखिमों को कम करेंगे। दूसरा, डिफाइंस द एरिया, यानी क्षेत्र को परिभाषित करता है। खरीदार के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ कागज पर संपत्ति का एक अच्छी तरह से परिभाषित विवरण है जो खरीदा जा रहा है, जिसमें वर्ग फुटेज और स्थान शामिल है। तीसरा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसा कि एक सेल डीड बिक्री को कानूनी दस्तावेज में समाप्त करता है, यह कानून द्वारा लागू करने योग्य है। एक सेल डीड परेशानियों को कम करता है क्योंकि दस्तावेज में सभी पैसे निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। यह बिक्री की प्रक्रिया को अधिक स्टेबल और कंफर्टेबल यानी स्थिर और आरामदायक बनाता है। इसके अलावा यह आश्वस्त करता है कि आपकी संपत्ति एक पंजीकृत और मुद्रांकित कानूनी दस्तावेज है, यानी रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प्ड लीगल डॉक्यूमेंट, और इसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सकता। एक विलेख को रद्द करना विक्रेता और क्रेता द्वारा द्विपक्षीय रूप से किया जा सकता है यदि इस आशय का कोई समझौता होता है। रद्दीकरण या कैंसलेशन प्रक्रिया केवल तभी भी की जाती है जब एक पक्ष रद्दीकरण की मांग करता है और दूसरा इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। तो यह था एक गाइड सेल डीड के बारे में। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो का अंत होते होते आपको सेल डीड के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न हो तो हमारे वेबसाइट को ज़रूर भेज दें या यहाँ दिए गए ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।